हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए, है ना। अभी आप क्या करेंगे कि जैसा ही आपने पहले सेशन में देखा है कि हम लोगों ने पढ़े हैं बहुत सारे अच्छे सवाल और जिन्हें हम जान पा रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से। आज क्या है कि हम अच्छे से सवाल लेकर के आए हैं। आज क्या टॉपिक होगा बिल्कुल आपके सामने भी दिखाई पड़ेगा। और आज भी जो प्रश्न आपके होने वाले हैं वो जबरदस्त होंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। आप मान के चलिए जो भी परीक्षाएं होंगी और जहां पर भी हिंदी आ रही होगी, एक तरफ से सवाल छपेंगे। ऐसा कई बार हो चुका है, जो पहले से लोग परिचित हैं ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न क्या है ना। पहला प्रश्न ही आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आप भाई ये बता दीजिए कि जो संलिप्त है इसका विलोम क्या होगा। अपना मन लगा लीजिए, अपनी समझ लगा लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप विलोमों को तभी सही कर पाएंगे जब उसको आप एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता हो, उसका आपकी वर्तनी पता हो, उसका आपका अर्थ पता हो, तभी आप सही कर पाएंगे, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं संलिप्त की। अगर हम लोग बात करें तो संलिप्त का मतलब ये होता है कि किसी चीज से जुड़ा हुआ, किसी चीज से लगा हुआ, किसी चीज से अटैच। जब इतनी बात आप जान जाते हैं कि किसी चीज से जो लगा हुआ होगा, जो अटैच होगा, जो संबंध होगा, जो संबद्ध होगा, तो उसको ही हम कहते हैं संलिप्त। अब इनके हम विलोमों में चलेंगे और आराम से आप देखेंगे। पहला दिया है असंयम। असंयम का यहाँ कोई मतलब नहीं। संयम का अपोजिट, संयम का विलोम, संयम का विपर्याय क्या होता है आपका असंयम। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो मनुष्य होते हैं वो असंयमी होते हैं, तो उसका अपोजिट, उसका विलोम क्या हो जाएगा, संयम। ठीक, या संयमी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो दूसरा विकल्प हम लोगों का दे रखा गया है ये है आपका विग्रह। अगर यहाँ पर संधि दे रखा होता तो आपका विग्रह बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपका संलिप्त। तो संलिप्त का और विग्रह का कहीं दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा चौथा विकल्प है और ये लिखा गया है संकोच। संकोच का विलोम आपका होता है निसंकोच, जहां आप बिल्कुल फ्री होते हैं किसी भी बात के लिए, किसी भी घटना के लिए, किसी भी स्थिति के लिए और किसी भी मन के लिए। वो आपका क्या होता है, निसंकोच। लेकिन जहां पर आपके हिचकिचाहट बनी रहे, जहां पर थोड़ा सा आप साई फील करें, तो ऐसी सारी चीजें जहां पर होती हैं उसको हम संकोच कहते हैं। तो ये विकल्प भी होने वाला नहीं है। तो स्पष्ट रूप से जब आपको दिखाई पड़ेगा कि जब तीन विकल्प आपके सही नहीं हो पाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ विकल्प है वही आपका सही होगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, तटस्थ। यानी संलिप्त कहीं पर आएगा तो उसका विलोम आप क्या करेंगे, तटस्थ। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सभी सवाल बहुत अच्छे हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। और अगला हमारा है सवाल शमित। समित का विलोम क्या होता है आप आराम से बताएंगे। सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप उत्तर करिए, है ना। देखते हैं हम लोग। पहले इसका मीनिंग जान लेंगे, अर्थ जान लेंगे। शमित का मतलब यह होता है कि कोई चीज धीरे धीरे निरंतर बुझ रही है, कोई चीज निरंतर नीचे की तरफ जा रही, कोई चीज मंद हो रही है लगातार, तो उसको आप समित कहते हैं। जब समित ये हो जाएगा, किसी चीज का नीचे की तरफ जाना, किसी चीज का धीमा होना, किसी चीज का नीचे की तरफ गिरना, किसी चीज का बुझ जाना, उसको आप समित कह सकते हैं, किसी चीज का धीरा हो जाना। तो उसी आधार पर आप अपने उत्तर देंगे। तो चलते हैं हम लोग भैया अपने विकल्पों की तरफ। तो पहला विकल्प हमारा है छीड़ता। छीड़ता से आपका कोई लेना देना नहीं। छीड़ता का अर्थ होता है आपका कमजोरी। छीड़ता का अर्थ होता है धीरे धीरे आपका खराब हो जाना। छीड़ता का अर्थ होता है धीरे धीरे कमजोर हो जाना। और इसका विलोम क्या आपका होता है, पुष्टता। पुष्टता का मतलब होता है आप बलिष्ठ हैं, आप हेल्दी हैं। क्लियर, तो ये भी नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं विश्रांत। अगर यहाँ पर श्रांत लिखा होता तो इसका विलोम क्या होता है, विश्रांत। तो ये भी अभी नहीं होने वाला है। आगे की तरफ जब ये होने वाला नहीं, तो हम अगला विकल्प देखेंगे। अगला विकल्प हमारा है बच्चों हर्ष। हर्ष प्रयोग वहां करते हैं जहां आप बहुत आह्लादित होते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप खुश होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, आप प्रफुल्लित होते हैं। तो उस स्थिति को आप आनंद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आनंद जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं। तो यहाँ पर है सामित का मतलब होता है जो बुझ रहा है। और इसका विलोम परफेक्ट क्या हो जाएगा, उत्तेजित। उत्तेजित का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को और ज्यादा उठा देना, किसी और चीज को जला देना, किसी और चीज को तेज कर देना।
जैसे होता क्या है कि कोई आग धीमी पड़ रही है और जा करके आप हवन सामग्री में देखते हैं कि वहां पर अगर आप थोड़ा सा भी घी डाल देंगे तो तेजी से वो उत्तेजित हो जाएगी। या किसी को आप क्रोध दिला देते हैं, क्रोध में और क्रोध दिला देते हैं तो उत्तेजित हो जाएगा। तो समित का मतलब धीमा कर देना हो जाएगा और उत्तेजित का मतलब बढ़ा देना हो जाएगा, है ना, करेक्ट। तो इस तरीके से ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, प्रश्न की ओर। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो है वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब पहले आप समझ लेंगे, सोच लेंगे, फिर आप उत्तर करेंगे, है ना। चलते हैं हम लोग अपने विकल्पों की तरफ कि आपने क्या सोचा और सही क्या होना चाहिए, दोनों के बीचों में क्या कोई गैप है, क्या कोई अंतर है, या आप बिल्कुल परफेक्ट सवाल की तरफ पहुंच चुके हैं। तो पहला हमारा दिया है वियोग। वियोग का मतलब ये होता है कि कोई किसी से अलग हो रहा है। जैसे आप हिंदी साहित्य जानते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, वहां पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि एक नायक है और एक नायिका है। नायक नायिका से जब भी अलग होगा, उनका मिलन नहीं हो पाएगा, वो विरह की स्थिति में होंगे, तो उसको वियोग कहा जाएगा। दूसरा आप जानते हैं कि उन्मुख। उन्मुख का विलोम आपका क्या होता है? सम्मुख होता है। सम्मुख का मतलब सामने होता है, बिल्कुल फ्रंट पे होता है, आपसे बात करना चाहता है। उन्मुख का मतलब होता है कि अलग हो जाता है ना। इधर आप चले जाओगे मुग्ध। मुग्ध का मतलब वही हो जाता है कि किसी घटना के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जब आप पूरी तरीके से अंदर से, अंतरात्मा से भर जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता आपको अंदर से होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुग्ध। तो यहां पर चूंकि पूछा गया है आपका वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब है कि जब आप ऐसा विचार रखते हैं, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वैर शत्रुता का भाव रखते हैं, किसी के प्रति अच्छा नहीं सोच पा रहे होते हैं, तो उसको वैमनस्य कहते हैं। जब हमने ये बात कही दी है कि वैमनस्य का मतलब होता है दुश्मनी भाव, तो सीधी सी बात है और जाहिर सी बात है कि इसका विलोम क्या हो जाना चाहिए? तो वैमनस्य का आपका क्या हो जाएगा? सौमनस्य। सौमनस्य का मतलब यह हो जाएगा कि किसी के प्रति आप बहुत ज्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं या आपके रिश्ते बहुत अच्छे से उसके साथ चल पा रहे हैं। क्लियर है? तो वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा? सौमनस्य। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है वियोग। जैसा कि आपने अभी इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें आपने बहुत अच्छे से देख लिया है कि वियोग का मतलब होता है डिस्टेंस, वियोग का मतलब होता है एक दूसरे से दूरी, वियोग का मतलब होता है एक दूसरे से ना मिल पाना, वियोग का मतलब होता है कि काफी ज्यादा गैप। तो अगर जब आप इतनी बात जान गए हैं तो उसी हिसाब से आप इसका विलोम करेंगे, और जब हम विलोम करने जाएंगे, उसका आंसर करने जाएंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए चार चीजें। और वो चार चीजें क्या होती हैं? आपके चार विकल्प, है ना। पहला विकल्प हमारा है विरह। तो विरह और वियोग एक ही जैसी स्थिति है, एक ही जैसा इनका फिनोमेना है। यानी आप आराम से जान जाएंगे कि वियोग और विरह दोनों एक ही चीज हैं, एक ही स्थिति को दिखाती हैं। यानी एक तरीके से ये क्या है? पर्यायवाची। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। आगे दिया गया है विराग। यानी सांसारिक चीजों से जब आप पूरे अपने आप को दूर कर लेते हैं, संसार की मोह माया आपको आकर्षित नहीं करती है, संसार की तरफ आप झुके हुए नहीं जा रहे होते हैं, संसार से आप थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेते हैं, आप अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत कर लेते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? विराग। तो ये भी नहीं होगा। आगे आप देखते हैं विरक्ति। जैसे आप भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने मोह माया से अपने आप को दूर किया और वो संसार के मोह पास से क्या हो गए? विरक्त हो गए, या विरक्ति मिल गई उनको, या विरक्त हो गए, है ना। तो ये वाले तीनों के तीनों एक दूसरे के सब पर्यायवाची हो गए। और वियोग का मतलब होता है बिछड़न, वियोग का मतलब होता है अलगाव। तो यहां पर क्या आपका हो जाएगा? मिलन। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से देख लिया है बच्चों। आगे की तरफ हम चलेंगे और सभी सवाल बहुत अच्छे हैं। आप अपने सभी दोस्तों तक ये बात बता दीजिए कि अब सेशन चल रहा है दरोगा भर्ती में डबल स्टार की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे सवाल, है ना। अगला सवाल हम लोगों का बच्चों है युयुप्सा। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जिस विलोम को आप करने जा रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको आता हो, उसका अर्थ आपको आता हो, उसका भाव आपको आता हो, उसके संदर्भ आपको आते हो और उसका प्रयोग आपको आता हो, तो फिर विलोम या पर्यायवाची या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या मुहावरे या लोकोक्तियां आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। 100 नंबर आएगा दरोगा में, 100 में आप 99, 98, 95, 3-4 सवाल मुश्किल से मुश्किल जो फंसेंगे वो फंसेंगे आपसे, वो भी आराम से बाकी सब कर लोगे, है ना। चलो देखते हैं बच्चों। तो ये पहला विकल्प हमारा हो जाएगा मैत्री।
युयुप्सा का मतलब पहले आप समझ लीजिए, युयुप्सा का मतलब होता है कि लड़ने के लिए तत्पर, युद्ध के लिए तत्पर। और इस तरीके से कोई व्यक्ति हो जो ढूंढ रहा हो कि कोई मिले और उस लड़ने का हमको मौका मिले, यानी एक तरीके से लड़ने के लिए आमादा व्यक्ति। तो लड़ने के लिए आमादा है तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि कोई दोस्ताना का हाथ बढ़ाने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ने वाला मिले, जो दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि युयुप्सा का मतलब लड़ने के लिए तत्पर है ना। तो इधर हम लोग देखेंगे खिन्न, खिन्न का विलोम आपका क्या होता है? प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, प्रफुल्ल होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आगे आप देखेंगे याचक, याचक का विलोम आप जानते हैं कि याचक का विलोम होता है दाता। दाता का मतलब होता है दान देने वाला, प्रदान करने वाला। और याचक का मतलब होता है हाथ आगे करने वाला या मांगने वाला, तो ये भी नहीं होगा। आगे आप देखते हैं रिपु, रिपु का मतलब होता है वैरी, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, रिप का मतलब होता है शत्रुता या शत्रु, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। युयुप्सा का मतलब है कि लड़ने के लिए आमादा या तत्पर, ऐसी वृत्ति, ऐसा विचार जो लड़ने को उत्सुक करे। तो इसका आपका विलोम जो होगा वो होगा मैत्री। मैत्री का मतलब है दोस्ताना और याराना माहौल। क्लियर है? चलते हैं फिर भाई, बहुत सारे अच्छे सवाल हैं और आप जुड़ते जाएंगे, अपने साथियों तक ये बात पहुंचाते जाएंगे। अगला सवाल हमारा है मतैक्य। तो बहुत अच्छे से पहले इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। मत प्लस ऐक्य, यानी जिन लोगों का किसी बात पर, किसी घटना पर, किसी विचार पर एक ही मत है। यानी जैसे आप दो लोग हैं और कोई बात आपके मन में आती है, कोई चर्चा, कोई संवाद आपके बीच में आता है और दोनों लोग अंतिम चर्चा कर करके एक ही बात पे सहमति बना लेते हो कि हाँ भैया यही सही है, यही अच्छा है और यही होना चाहिए। तो किसी एक बात पर एक मत हो जाने को हम क्या कहते हैं? वो चीज जो कहलाएगी वो मतैक्य, यानी मत आपका क्या है? एक है। और इसके विलोम में जब हम चलेंगे तो क्या होना चाहिए कि मत जहां पर एक ना मिले। ठीक, जैसे आपने कई सारी बातें सुनी होंगी कि कोई बात अपनी अलग, खिचड़ी वाली बात, और कोई अलग अपनी बात कह रहा होता है। कंफर्म है? तो इधर वाली बात देखेंगे तो पहला है क्षिप्र। क्षिप्र माने होता है बहुत तेज, और इसका विलोम क्या हो जाता है? मंद, मंद या फिर मंथर, तो ये भी नहीं होगा। आगे हम चलते हैं दूसरे विकल्प पे। दूसरा विकल्प हमारा है द्रुत। द्रुत जैसे आप देखते हैं कि भारतीय सरकार में या भारतीय समाज में या भारत में डाक खाने, जिनको हम पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, तो वहां पर एक पत्र भेजा जाता है, उसको हम कहते हैं स्पीड पोस्ट, यानी वो बहुत तेज से जाएगा। तो द्रुत का भी मतलब क्या हुआ? तेज, और उसका भी विलोम क्या होगा? मंद या मंथर या धीमा, तो ये भी नहीं होगा। आगे हम देखते हैं तिक्त। तिक्त का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अगला जो अंतिम बचा हमारा वो क्या है? मतभेद, यानी किसी बात पर दो पक्षों में, दो लोगों में, दो विचारधाराओं में क्या हो जाए? मतभेद, यानी खींचा तान मच जाए, एक दाएं तो एक बाएं। तो इसका परफेक्ट जो जवाब होना चाहिए मतैक्य का, तो वो क्या होगा? मतभेद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वें नंबर का सवाल है, ये कहता है कि मलान। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाओगे अपना कि हम मलान किसे कहते हैं। मलान का अर्थ बच्चों क्या है कि किसी भी बात से जब अगर आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप उदास हैं, आप डिप्रेस हैं, आप परेशान हैं, उसका जो प्रभाव आपका दिखाई देगा वो चेहरे पे, वो आपके फेस पे, वो जो उदासी है, वो जो बेचैनी है, वो जो समस्या है वो झलकेगी। उस स्थिति को जब आपका मुंह, आपका चेहरा, आपका मन अंदर से मुरझाता हुआ चला जाता है तो एक उदासी सी छाई रहती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मलान। ठीक, अब जब मलान हो गया तो इधर वाला जब हम लोग देखेंगे चिंता। कंफर्म। आगे क्या देखेंगे हम लोग? उदास। आगे क्या देखेंगे हम लोग? मलिन। तो उदास की बात करेंगे तो इसका भाई हो गया, और उदास का भाई चिंता हो गया, और चिंता की बात, मलिन की बात करोगे तो मलिन का अर्थ क्या होता है? गंदा। जैसे आप पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई में धारावी एक ऐसा क्षेत्र है जो मलिन बस्तियों के लिए जाना जाता है। कंफर्म है? तो मलिन की अगर आप बात करोगे तो मलिन वहां से भी शब्द आप समझ सकते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं। जब आप अंदर से खुश हैं, प्रसन्न हैं और पूरी तरीके से अंदर से खुशियों से लबालब भरे हैं, तो जस्ट एक उत्तर होगा कि आप क्या लगाओगे? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मतलब है कि आप अंदर से बहुत परेशान नहीं हैं, अंदर से पूरी तरीके से खुश हैं। तो मलान का मतलब है मुरझाया हुआ चेहरा, और प्रफुल्ल का मतलब है खिला हुआ चेहरा। कंफर्म है? चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा एक शब्द है प्रसाद। आराम से जानेंगे। दो शब्द होते हैं बच्चों, एक होता है प्रसाद और एक होता है, आप आराम से देखेंगे, ये लिखा है प्रासाद, और दूसरा हमारा क्या होता है? प्रसाद।
क्लियर है बच्चों? पेपर वाला आपको कंफ्यूज कर देगा। जब आप प्रसाद की बात करते हो तो इस प्रसाद का मतलब है फल या किसी के द्वारा दिया गया आपको आशीर्वाद। लेकिन जब इस प्रसाद प्रासाद की बात करोगे आप बच्चों, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महल या फिर भवन। जब महल इसका अर्थ होता है तो दूसरा जो विलोम होगा, आराम से आप बता सकते हैं कि जब इधर महल है तो किसी की झोपड़ी होगी, किसी की मड़ैया होगी। बस वही विकल्प आपको चूज करना है। इतना हिंट मिल जाने के बाद ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं नजर आता है तो पढ़ाने के दौरान आपको समय इतना हम दे देते हैं बोलते समय कि आप उस पर सोच सकते हैं, तो आपने सोच लिया होगा। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो हम उत्तर आपको बताते हैं, है ना? तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रसाद ये तो आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं। आगे की बात करोगे महल, महल और भवन और ये सब सेम हो गया। आगे की बात करोगे किला, इससे भी मतलब नहीं। तो प्रासाद का मतलब जब महल है तो इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा? पर्णकुटी। पर्णकुटी का मतलब है कि घास फूस से बनी हुई कोई कुटी। ठीक है, यानी कि वो महल है तो ये झोपड़ी है। क्लियर है इतनी बात? तो इसका जब आप उत्तर टिक करने जाओगे तो उत्तर हो जाएगा पर्णकुटी। ठीक है बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगला। अगला प्रश्न हमारा है नरपुंगव। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नरपुंगव का अर्थ आता हो। ठीक, तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी बात करते हैं। नरपुंगव का अर्थ होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नरों में, जो इंसानों में, जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके आचरण, उसके संसार उसके संस्कार, उसका व्यवहार, ठीक, वो बहुत ही ज्यादा सम्मानी है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नरपुंगव। तो इधर अगर हम बात करेंगे निस्तेज, निस्तेज बच्चों आप लोग जानते हैं कि निस्तेज जो हमारा विलोम होता है सॉरी बच्चों, निस्तेज हमारा जो विलोम होता है वो आपका क्या होता है? ओज। ओज एक शब्द होता है, तो ओज का विलोम क्या हो जाता है? निस्तेज। और पहलवान से कोई लेना देना नहीं है, बहादुर से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही विलोम आपका बचेगा जिसको हम क्या कहेंगे? नराधम। यानी नरों में जो अधम है, इंसानों में, पुरुषों में जो पापी है, उसको हम नराधम कहेंगे। और नरों में जो श्रेष्ठ है, जैसे हम प्रभु राम के लिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि एक तरीके से वो नरपुंगव हैं। और नराधम का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा खराब व्यक्ति होते हैं समाज में। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम सवाल की तरफ पहुंच चुके हैं। और अंतिम सवाल हमारा क्या कहलाता है? झंकृत। झंकृत का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे हवाएं चलती हैं तो फिर आपके जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो सरसराती हैं, वो हिलती हैं, वो डुलती हैं। या आप कभी जब बहुत अच्छे मूड में होते हैं आप गुनगुनाते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप लहरा लहरा के चलते हैं। इस स्थिति को, जो हिलने डुलने की स्थिति है, जो मंद मंद गति की स्थिति है, जो हल्का सा मूवमेंट की स्थिति है, उसको आप क्या कहते हैं? झंकृत। विलोम की दृष्टि से अब क्या हो जाएगा? अगर हम देखेंगे जनाक्रीड़, तो जनाक्रीड़ का मतलब होता है लोगों से जहां भीड़ भाड़ होती है। आगे की बात करेंगे ज्वलन। ज्वलन का अर्थ होता है किसी चीज का बहुत तेजी से लो पकड़ लेना, किसी चीज का जलना, किसी चीज को फ्लेम होना, ये हो जाता है। आगे की बात करोगे चेतन। चेतन का विलोम आप जानते हैं जड़। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। ठीक, जब अंतिम आपका बचा है तो सीधी सी बात है, आपका सही विकल्प क्या होगा? निस्तब्ध। निस्तब्ध का मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से कोई घटना, कोई विचार, कोई बात, कोई जानकारी, कोई सूचना ऐसी आपको मिल जाए कि आप हिल जाएं पूरी तरीके से, आपकी बॉडी मूवमेंट करना बंद कर दे, या आप अवाक रह जाएं। उस अवाक की स्थिति को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं निस्तब्ध, मतलब हिला भी नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ आपने सुन लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने अपने सारे प्रश्न कंप्लीट किए। जिस हिसाब से ये दूसरा वीडियो है, अभी थोड़ा सा समय हमें भी लगेगा एक दो वीडियो में, और आपको भी लग रहा है, फिर जम करके क्लास होगी, क्योंकि ऑनलाइन अभी ये काफी दिनों के बाद फिर से स्टार्ट हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपके लिए अच्छे होंगे और आप पूरा समर्थन अपना अपने साथियों के द्वारा इस संस्थान को देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।